भाषा से शुरू होती है और सामग्री को लिखित रूप से प्रस्तुत करने से पहले जो है मौखिक रूप से पढ़ाया जाता है। ठीक है। और सिर्फ भाषा विधि में मौखिक कौशलों के अत्यधिक अभ्यास के द्वारा भाषा के धारा प्रवाह प्रयोग को विकसित किया जाता है, इसलिए इस श्रव्य भाषिक विधि इसे कहा जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा आर्मी विधि किसे कहते हैं। यह जो पद्धति होती है ये बोली जाने भाषा से शुरू होती है और सामग्री को लिखित रूप से प्रस्तुत करने में पहले मौखिक रूप से पढ़ाया जाता है। ठीक है, फिर मौखिक कौशलों के अत्यधिक अभ्यास के द्वारा भाषा के धारा प्रवाह प्रयोग को विकसित किया जाता है। आर्मी विधि में मतलब यहाँ पे भाषा को विकसित किया जाता है। भाषा मतलब बोली के धारा प्रवाह को विकसित किया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बोल करके पढ़ाया जाता है और मौखिक रूप से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इससे जो है भाषा की यहाँ पे कौशल का विकास हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे श्रव्य भाषिक विधि भी कहा जाता है। आर्मी विधि को श्रव्य भाषिक विधि भी कहा जाता है। ओके, अगला देखेंगे संज्ञान व संवेग किसे कहते हैं। तो संज्ञान और संवेग जो है एक दूसरे से पारस्परिक जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इन संवेगों के बीच जो है गतिशील, परस्पर निर्भर और घनिष्ठता का संबंध होता है। संज्ञान और संवेग जो है वो परस्पर संबंध और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और प्रक्रियात्मक रूप से जो है संबंधित होते हैं। संज्ञान व संवेग, ठीक है, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे को ये प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो जो संज्ञान व संवेग होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अनुक्रिया समुच्चय देखेंगे हम लोग। अनुक्रिया समुच्चय किसे कहते हैं, जब कोई विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से हल करने में अटक जाता है तथा वह उसका केवल एक ही हल देखता है तो अनुक्रिया समुच्चय कहलाता है। इसमें विद्यार्थी ज़्यादा चिंतन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसे अनुक्रिया समुच्चय कहते हैं। अनुक्रिया समुच्चय आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब कोई विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से हल करने में अटक जाता है, मतलब कि कोई समस्या को अगर कोई विद्यार्थी हल कर रहा होता है और वो एक ही तरीके से करने में असमर्थ रहता है, वो ऐसे नहीं कर पाता है, कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है, तो वहाँ पे जो है उसे अनुक्रिया समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है विद्यार्थी ज़्यादा चिंतन नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें जो विद्यार्थी होता है वो ज़्यादा चिंतन नहीं करता है अनुक्रिया समुच्चय में। तो अनुक्रिया एक ही तरीके से कार्य को करना, उसके बाद में अटक जाना ही वही आपका अनुक्रिया समुच्चय कहलाता है। अवधारणात्मक मानचित्रण किसे कहते हैं। अवधारणात्मक मानचित्र जो होता है विद्यार्थियों की समझ को जानने का तरीका है। जो अवधारणात्मक मानचित्र होता है वो विद्यार्थियों की समझ का एक तरीका होता है। ठीक है, और अवधारणा मानचित्रण एक शैक्षिक तकनीकी है जो छात्रों को स्पष्ट रूप से यह देखने में मदद करती है कि नई अवधारणा पहले से सीखी गई अवधारणा से कैसे संबंधित होती है। ठीक है, ये चीज होता है आपका अवधारणात्मक मानचित्रण। तो इसमें एक प्रकार से मूल्यांकन भी हो जाता है कि जो बच्चा पहले से सीख रहा है जो है वो अब कितना मतलब सीखने में मतलब वो कर पाया है, समझ पाया है, अब तक कितना वो समझ पाया है चीज़ों को। ठीक है, तो ये चीज़ होता है नई अवधारणा पहले से सीखी गई अवधारणा को कैसे संबंधित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ होगा आपका अवधारणात्मक मानचित्रण विद्यार्थियों के समझ को जानने का एक तरीका होता है। ये अवधारणात्मक मानचित्रण एक प्रकार से मूल्यांकन भी होता है कि जो बच्चा सीख रहा है कितना सीखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अवधारणात्मक मानचित्रण। तो आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। अनुच्छेद श्रुतलेख किसे कहते हैं। अनुच्छेद श्रुतलेख में आपका होगा अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों से कराई गई गतिविधि को अनुच्छेद श्रुतलेख कहा जाता है। अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों से कराई गई गतिविधि को श्रुतलेख कहा जाता है। अनुच्छेद श्रुतलेख एक सरल तकनीकी होती है जिसमें छात्र लिखता है एवं शिक्षक अधिकतम 3 बार पढ़ता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं अनुच्छेद श्रुतलेख। जैसे कि इमला जिसे कहा जाता है, इमला बोला जाता है, तो वहाँ पे बच्चा जो है पहले सुनेगा उसके बाद लेख को लिखता है तो उसे श्रुतलेख कहा जाता है, अनुच्छेद का श्रुतलेख कहा जाएगा। ओके,
आगे देखेंगे बोधगम्य निवेश। बोधगम्य निवेश किसे कहते हैं? यह एक निर्देशात्मक विधि होती है। जो बोधगम्य निवेश होता है वो एक निर्देशात्मक विधि होती है, जिसमें विद्यार्थियों के वर्तमान स्तर से कुछ ऊंचा स्तर दिया जाता है। इसे ही बोधगम्य निवेश कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग कर लीजिएगा कि बोधगम्य निवेश किसे कहते हैं। जैसे कि विद्यार्थी होता है, उसे कोई कार्य को दिया जाता है, उसके स्तर से थोड़ा सा ऊपर दिया जाता है। ठीक है, तो उसे ही बोधगम्य निवेश कहा जाता है। इससे जो है बोधगम्य निवेश से क्या होता है, इससे समझ विकसित करने में के लिए उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्री को बोधगम्य निवेश भी कहते हैं। इसका सिद्धांत जो है स्टीफन क्रिशन ने दिया है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बोधगम्य निवेश का जो है सिद्धांत किसने दिया है, तो जो है स्टीफन क्रिशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक अपने स्तर से थोड़ा सा ऊपर का स्तर दिया जाना जो है बोधगम्य निवेश कहलाता है। ठीक है, विद्यार्थियों के वर्तमान स्तर से कुछ ऊंचा स्तर दिया जाता है तो उसे ही बोधगम्य निवेश कहा जाता है। विद्यार्थियों को जैसे कोई कार्य दिया गया तो उसके स्तर से थोड़ा ऊपर का लेवल का कार्य दे दिया गया तो उसे ही बोधगम्य निवेश कहते हैं। ठीक है, अधिसंज्ञान किसे कहते हैं, ये बार बार आपके